हेलो एंड वेलकम टू द रंजीता चौधरी क्लासेस। इतना स्नेह देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों का ये जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बात के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि प्यार और अपना स्नेह जो है हमेशा ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें। मैं नित नए नए वीडियोज़ बनाती रहूँ और आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है मैं उनको पूरी करती रहूँ। चलिए शुरू करने से पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि आप जो है प्लीज़ 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 ब्लैक बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मेरे वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज के का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक। ठीक है, अगर सीबीएसई के तौर पर देखें तो ये चैप्टर 3 है और अगर जैक बोर्ड का जो नया सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस है, उसके हिसाब से देखें तो ये चैप्टर 2 है। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है तथा दूसरा चैप्टर जो है वो है आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कई स्टेजेस पर हम लोग बात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है, या फिर हम लोग कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे इंजर्मिनेशन, किस प्रकार से मेल स्पर्म जो है फीमेल ओवम में आता है, दैट इज़ कॉल्ड इंजर्मिनेशन। अगले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मेल और फीमेल स्पर्म दोनों फ्यूज कर जाएंगे और एक जायगोट का निर्माण होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। The next process is implantation. Implantation means next process is embryonic development. And last one process is parturition, that is delivery of the mature baby. आज के टॉपिक में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बात करेंगे। यदि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आए तो हम देखेंगे कि इसमें काफ़ी ऑर्गन्स है, लेकिन हम लोग इसको 3 भागों में डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेस्टिस पर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेस्टिस वास्तव में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। अगर हम लोग देखेंगे तो टेस्टिस जो है ना सिर्फ स्पर्म को फॉर्म करता है बल्कि स्पर्म को होल्ड भी करता है। ठीक है, स्पर्म का क्रोमोसोमल मेंटेनेंस भी ये करता है। अगर हम लोग टेस्टिस को देखें तो टेस्टिस का साइज़ जो है काफ़ी छोटा है और इसका जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल बॉडी के टेम्परेचर से काफ़ी कम, मतलब 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना कम टेम्परेचर होने की वजह यह है ताकि स्पर्म इसमें स्टोर रहे। ठीक है, और स्पर्म इसमें स्टोर रहे और ये स्पर्म डिजेनरेट ना हो। यदि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पर्म यहाँ पर डिजेनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स पर, और उसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने ग्लैंड्स हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जो हैं आते हैं टेस्टिस पर। यदि हम लोग टेस्टिस को देखें तो हमारे पास अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो 2 टेस्टिस होते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। टेस्टिस क्या है, तो टेस्टिस यूज़ किया जाता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। टेस्टिस होता है जो लेफ़्ट टेस्टिस है। टेस्टिस के यदि कार्य को हम लोग देखें तो यहाँ 2 प्रकार का कार्य करता है। पहला क्या करता है, ये मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन
मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का यह प्रोडक्शन करता है, और दूसरा यह स्पर्म को कैरी करता है, मतलब मेंस का जो आपको जीन है वो भी वो कैरी कर रहा है। ठीक है, ये टेस्टिस जो है वासा डिफरेंसेस और सेमिनल वेसाइकल से जुड़ा रहता है। वासा डिफरेंसेस जो है वो एक प्रकार की नली है जिसके माध्यम से स्पर्म जो है वो पेनिस में जाता है, पेनिस के थ्रू फिर वो बाहर निकलता है यूरेथ्रा के थ्रू। तो यदि इन केस मान लीजिए हम कहें कि पुरुष नसबंदी की बात की जाए, तो पुरुष नसबंदी के समय वासा डिफरेंस को ही लॉक कर दिया जाता है ताकि उससे जो स्पर्म है वो पेनिस में जाए ही ना और उसके थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकले ही ना। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि टेस्टिस का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। ठीक है, यदि हम एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वासा डिफरेंसेस, क्योंकि वासा डिफरेंसेस एक नली है जिसके माध्यम से स्पर्म जो है वो पेनिस में जाता है और पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हमारे पास डक्ट्स है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यदि कोई डक्ट है तो दैट इज़ आपको वासा डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा और भी डक्ट्स है, जैसे हम लोग सेरोटम है। ठीक है, और अगर हम लोग ग्लैंड की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड यहाँ पर पेनिस है। ठीक है, पेनिस जो है एक सिलेंड्रिकल ग्लैंड है, ये जो है एक प्रकार का इरेक्टाइल टिश्यू होता है। इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिससे ये मांसल होता है और इसका मुख्य काम सिर्फ पेशाब करना नहीं बल्कि इसका मुख्य काम यूरिन के बाद अगर अगला काम है तो हम देखेंगे कि वो स्पर्म का रिमूवल है, स्पर्म का निकलना है। और ये पेनिस जो है बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर आ गए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हमारे शरीर में देखें तो एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हिस्से में होता है जिसको हम लोग पेल्विक पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग पेल्विक ग्लैंड, पेल्विक एरिया कहते हैं। पेल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसी पेल्विक रीजन में अगर हम लोग फीमेल में देखें दैट इज़ वहाँ पर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी यदि हम लोग देखें तो वेजाइना का कुछ खास महत्वपूर्ण काम नहीं है। वेजाइना का काम बस स्पर्म को लेना और एक रास्ता प्रोवाइड करना है स्पर्म को ताकि वो ओवरी तक पहुंच जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम वेजाइना के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैलोपियन ड्रस, ओवरी। तो हम लोग देखेंगे कि स्पर्म जो है वेजाइना के थ्रू अंदर जा रहा है और वेजाइना के थ्रू अंदर जाते ही ये जो है यूट्रस में पहुंचता है जहाँ पर यूटेराइन कैविटी है और यूट्रस में ये पहुंच रहा है और यहाँ पर यूट्रस में ये स्टोर हो रहा है। उसके बाद जो है स्पर्म 3 दिशा में जाएगा। अब इसमें से हम लोग देखेंगे कि स्पर्म को किस दिशा में जाने से वो एक के साथ जुड़ेगा, तो इस पर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए जनवरी में लेफ्ट ओवरी के आपको यदि जनवरी में लेफ्ट ओवरी के फैलोपियन ट्यूब में यदि एग का निर्माण हुआ है तो जो सीधे जाने वाला जो स्पर्म है, जो स्पर्म सीधा जा रहा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट में जा रहा है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो स्पर्म सबसे पहला लेफ्ट ओवरी के साथ जुड़ेगा वही स्पर्म जो है आगे जाके मैच्योर होगा। यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा, यही सिस्टम यहाँ पर चलता है। कौन सा स्पर्म सबसे पहले पहुँचता है वही एग को फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज करके फिर आगे का प्रोसेस यहाँ पर चलेगा। अब हम लोग देखेंगे
कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी स्पर्म का 3 हिस्सों में बट रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ ओवरी 2 हैं, एक लेफ्ट ओवरी, दूसरा राइट ओवरी, और साथ के साथ हम लोग देखेंगे फैलोपियन ट्यूब। सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि हम बोलें कि एग का निर्माण कहाँ होता है तो हम लोग, कोई कहेगा यूट्रस तो कोई कहेगा ओवरी, लेकिन वास्तविक रूप से एग का निर्माण जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए अब ज़रा सा हम लोग ट्विंस बेबी पर चलते हैं कि किस तरह की बेबी को ट्विंस बेबी हम लोग कह सकते हैं। तो ट्विंस बेबी उस तरह के बेबी को कहते हैं कि जब मान लीजिए कि ट्विंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि ट्विंस जो है 2 प्रकार के ट्विंस आपको दिखाई देंगे। कुछ ट्विंस जो है आइडेंटिकल होंगे और कुछ ट्विंस जो है अनआइडेंटिकल आपको दिखाई देंगे। तो किसको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे? जो पूरी तरह से एक जैसे होंगे। मतलब आपको अगर किसी के चेहरे में तिल है तो दूसरे के चेहरे में भी तिल होगा, या हाथ पैर चेहरा देखने में सब कुछ एक जैसा होगा। ये आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। अब ये कहना कि एक को चोट लग रही है दूसरे को भी लग रही है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा सिर्फ पिक्चर्स में होता है, लेकिन नॉर्मली जो है बस यही चीज़ है कि ट्विंस आइडेंटिकल हैं, मतलब देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, ये क्या कैसे हैं आइडेंटिकल ट्विंस, हम लोग किसको कहेंगे? तो हम लोग देखेंगे कि जब एक स्पर्म 2 अलग अलग अंडाणु को अगर फर्टिलाइज कर दे तो उस स्थिति में दोनों ही क्या होगा? मैच्योर हो जाएगा। दोनों ही मैच्योर होगा। कहाँ मैच्योर होगा? तो ये दोनों ही मैच्योर होगा, और ये कहाँ मैच्योर होगा? तो आगे जाके यूट्रस में मैच्योर होगा। तो जब दोनों ही मैच्योर हो रहा है तो इस पोजीशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्विंस है वो आइडेंटिकल है, क्योंकि एक ही स्पर्म दोनों को फर्टिलाइज किया है। लेकिन अगर हम लोग अनआइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो ये पोजीशन वो है जब 2 अलग अलग अंडाणु को 2 अलग अलग स्पर्म जो है फर्टिलाइज करें। वो एक ही यूट्रस में पलेंगे बढ़ेंगे, उनका पूरा डेवलपमेंट एक ही यूट्रस में होगा, लेकिन वहाँ पर क्या है? अंडाणु भी अलग अलग है और स्पर्म भी अलग अलग हैं। तो ये अनआइडेंटिकल हो सकते हैं, मतलब लड़की लड़का हो सकता है, या लड़की लड़की ही है तो देखने में अलग होगा, या लड़का लड़का ही है तो देखने में अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल ट्विंस के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि जब जो है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो जाएगा, जब एम्ब्रायो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो हम देखेंगे कि एक कंप्लीट बॉडी, एक कंप्लीट बेबी, मैच्योर बेबी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे कि मैच्योरिटी का पोजीशन क्या होता है। तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि सबसे पहले ब्रेन का पार्ट्स बनता है, मतलब हमारे ब्रेन के पार्ट्स के अलावा हमारे गले के ऊपर वाला हिस्सा सबसे पहले बनता है। उसके बाद हमारे बीच वाला हिस्सा बनता है, मतलब पेट और पीठ का हिस्सा, हमारी छाती का हिस्सा, ये सब उसके बाद बनेगा। और उसके बाद जो है हमारे हाथ और पैर बनते हैं, और उसके बाद उंगलियां बनती हैं। उसके बाद हमारे शरीर पर स्किन आता है, बाल आते हैं। सभी बाल भी क्या है? स्किन का ही हिस्सा है। नाखून भी क्या है? स्किन का ही हिस्सा है। ठीक है, तो यही पोजीशन जो है हमारे शरीर के डेवलपमेंट का है। तो हम देखेंगे कि आफ्टर 9 मंथ क्या होगा? पार्चुरेशन की प्रोसेस होगी, मतलब एक कंप्लीट मैच्योर बेबी जो है वो माँ के मदर से अलग होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को यदि वीडियो फिर से मैं याद दिला दूँ, यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपना व्यू देना ना भूलें। यदि वीडियो ना भी पसंद आए तो भी अपना व्यू देना आप लोग ना भूलें, ताकि मैं इसको और भी अच्छा से अच्छा कर सकूं। और साथ के साथ यदि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग जो हैं सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं कुछ दिनों में फिर अपलोड करूँगी अगले चैप्टर का।
तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।